आवाज आ रही है ना? स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. So hello everyone. This session is for both 70th BPSC appearing students as well as 71st BPSC appearing aspirants. इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग इकोनॉमी और ज्योग्राफी का सिलेबस एक बार समझने की कोशिश करेंगे और पीवाईक्यू से इम्पोर्टेंट थीम्स हम लोग डिराइव करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बीपीएससी एक्चुअली टारगेट क्या क्या टॉपिक्स कर रहा है मेंस में। दीज थिंग्स आर नॉट रैंडम, है ना। ये बहुत मार्केट में ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है या लोगों के बीच में अफवाह है कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी इज बिकमिंग वेरी टफ, है ना। तो हम उस पर थोड़ा सा एक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हमसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा कि हमें ये चीज़ें पता हो। ओके, लेट्स से क्लाइमेटोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर का इश्यूज हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, पॉवर्टी हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें बीपीएससी पहले भी पूछता रहा है और कई चीज़ें पूछ रहा है वो, बट पूछने का टोन नेचर वो अलग हुआ है विद करंट अफेयर्स के लिंकेज दैट विल सी थ्रू पीवाईक्यू एंड देन थ्रू अ बेसिक माइंड मैप ऑफ द एनालिसिस। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट हमेशा कोई भी पीवाईक्यू या कोई भी सब्जेक्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पैटर्न क्या है उस एग्जाम का। हमको एक्चुअल जब एग्जाम में पेपर मिलेगा, है ना, तो उसका पैटर्न क्या होगा, कितने शॉर्ट आंसर्स होंगे, कितने लॉन्ग आंसर्स होंगे, कितने मार्क्स के होंगे। सबसे पहले पैटर्न पे ओवरव्यू हम देखेंगे इस सेक्शन का, ठीक है। सेकंड, जो बीपीएससी के अपने नोटिफिकेशन में सिलेबस है, हम उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक। देन जो लेटेस्ट दो साल के पेपर्स हैं, 68 और 69, इनके मेंस के पेपर को हम देखेंगे एंड विल सी कि कितना स्टैटिक है, कितना करंट है, क्या नेचर ऑफ क्वेश्चनिंग चेंज हुआ है ना, लैंग्वेज कैसे चेंज हुई है क्वेश्चंस की, ठीक है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स को टारगेट कर रहा है। विल सी दिस इन द लास्ट 2 years, है ना, लेटेस्ट ट्रेंड आफ्टर चेंज ऑफ पैटर्न ऑफ मेंस। देन इन द फोर्थ सेक्शन विल सी मेजर थीम्स टिल डेट, है ना, आज तक का पीवाईक्यू थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में भी जाके लास्ट के 20-30 सालों का पेपर देखेंगे और उससे एक थोड़ा सा थीम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, कि एक्चुअली अगर हमें प्रिपेयर भी करना हो इस समय मेंस के लिए, तो हम हमारे टारगेट में कौन कौन से टॉपिक्स होने चाहिए, है ना। सबसे पहले हमें कौन कौन से टॉपिक्स को फिनिश करना चाहिए ताकि एक हम कंफर्टेबल सिचुएशन में पहुंच जाएं कि हमारा पीवाईक्यू, एटलीस्ट पीवाईक्यू के लेवल पे चीज़ें कवर्ड हों। और प्लस अब हम जब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो हम करंट अफेयर्स पे भी उसी तरीके से टारगेट कर सकते हैं इंटीग्रेटेड वे में। इंटीग्रेटेड वे में जैसे अभी आप बजट पढ़ोगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, गवर्नमेंट की स्कीम्स पढ़ोगे, पॉलिसीज पढ़ोगे, करंट अफेयर्स लास्ट के 8-10 महीने के पढ़ोगे, तो उसमें ही हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे कि ये चीज़ हमारे मेंस में काम आएगी, ठीक है। तो हम या तो वहीं पे हाईलाइट कर लेंगे जो भी अपने सोर्सेज को पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स के, या तो हम उन चीज़ को अलग से नोट कर लेंगे ताकि हम बाद में जब मेंस के लिए प्रिपेयर करें करंट अफेयर्स, देन वी विल गो बैक एंड लुक एट दोज टॉपिक्स, ठीक है। सो ये स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी करंट अफेयर्स की आफ्टर आइडेंटिफाइंग द मेजर थीम्स। क्लियर? एंड देन आई विल बी सजेस्टिंग यू फ्यू सोर्सेज, है ना, सोर्सेज लाइक एनसीईआरटी बुक्स में कौन सी बुक्स फॉलो करें, अगर कोई लेक्चर फॉलो करना है तो वो कौन से आप लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ इकोनॉमी और ज्योग्राफी में क्लियर हो सके। क्लियर? उसके बाद एक बेसिकली अप्रोच देखेंगे, माइंडसेट और कंटेंट कंसोलिडेशन का तरीका एक समझने का ट्राई करेंगे कि कैसे हम अगर मेंस का कंटेंट कंसोलिडेट करने का सोच रहे हैं, है ना, आफ्टर दिस सेशन मोस्ट ऑफ यू विल बी डूइंग। सो उसके लिए एक अप्रोच माइंडसेट क्या रखना है इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाले सेक्शन, बिकॉज दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री। वहाँ पर क्या था, एक ही सब्जेक्ट था। यहाँ इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी में क्या है, यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ इंटरलिंकेजेस, बहुत सारे इंटरलिंकेजेस होंगे, कोई कंसेप्ट आइसोलेशन में नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ आपके पास इम्पैक्ट भी लिखना है, कॉजेज भी लिखना है, समथिंग इज डिराइव फ्रॉम ज्योग्राफी, समथिंग इज डिराइव फ्रॉम इकोनॉमी, समथिंग इज डिराइव फ्रॉम सोशल, ना, समथिंग इज डिराइव फ्रॉम ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट। सो देयर विल बी लॉट ऑफ क्रिस क्रॉस एंड इंटरलिंकेजेस। सो यहाँ पर एक अप्रोच माइंडसेट समझेंगे कि हमको कोई भी अगर कंटेंट प्रिपेयर करना है तो किस अप्रोच के साथ पढ़ना है और किस तरीके से हमको वो नोट्स बनाने हैं, ठीक है। एक बेसिकली हल्का सा यहाँ पर ये समझेंगे। एंड देन फॉर द मेंटरशिप स्टूडेंट्स जो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हमारे पास, विल डिस्कस बेसिक ओवरव्यू ऑफ द मिनी टेस्ट विच विल फॉलो दिस पर्टिकुलर सेशन, है ना। इस सेशन के बाद जो उनका वीकली मिनी मॉक टेस्ट का सेशन चलता है, सो वो कैसे स्ट्रक्चर्ड होगा और उसका लॉजिक क्या है, उसका रैशनल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द पैटर्न, है ना। पैटर्न में हमारे पास क्या है, 3 क्वेश्चन है, 38 38 38 मार्क्स के। उसमें से एक क्वेश्चन क्या है हमारा, शॉर्ट आंसर्स है,
शॉर्ट में हमारे पास क्या है, ABCDE, इसमें 5 ऑप्शन है, 7 7 7 8 8 ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई ऑप्शंस नहीं है। यू हैव टू कंपल्सरीली राइट दिस 5 क्वेश्चन। क्लियर? शॉर्ट आंसर का ये है 38 मार्क्स। लॉन्ग आंसर्स में यू विल हैव 2 ऑप्शंस, 2 क्वेश्चंस एंड 2 ऑप्शंस। सो उसमें आपको 4 क्वेश्चंस हैं और 2 आपको सॉल्व करने या 2 आपको लिखने। तो ये ओवरऑल 3 क्वेश्चन है 38 मार्क्स के, 1 शॉर्ट और 2 लॉन्ग आपको अटेम्प्ट करना है एक्चुअल मेंस एग्जाम में। तो ये पैटर्न हमने थोड़ा समझा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर बीपीएससी के नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें इस पोर्शन के बारे में, इस ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाले सेक्शन के बारे में क्या चीज़ लिखी हुई है। तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार। भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना, और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में, ठीक है, भारत की योजना, है ना, भारत की योजना मतलब प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, और भारत के भौतिक आर्थिक ना, भौतिक आर्थिक सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बस इतना सा एक लाइन सिलेबस दिया हुआ है आपके बीपीएससी के मेंस के नोटिफिकेशन में। क्लियर? सो डिकोड किया तो हमको क्या मिला, 2 चीज मिली, प्लानिंग इन इंडिया, फिजिकल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ये क्लियरली इसने बहुत ब्रॉड डिवीजन दे रखा है ज्योग्राफी का। और इकोनॉमी में स्पेसिफिकली बोला क्या है कि प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ें ना, प्लानिंग डेवलपमेंट, इनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। तो यहाँ कोई बहुत आपको रिफाइंड सिलेबस नहीं है, बहुत डिटेल्ड सिलेबस नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, थोड़ा सा पीवाईक्यू को हम देखेंगे और उसको फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली टारगेट एरियाज क्या क्या है ना, यहाँ से हम समझेंगे। सो विल स्टार्ट विथ, सबसे पहले हम लास्ट 2 ईयर के पेपर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बीपीएससी के पैटर्न चेंज होने के बाद का पेपर है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं 69th का पेपर। ठीक है, 69th का ये रहा मेंस का पेपर आपका। ठीक है, मैं एक्सपैंड कर देता हूँ उसको। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन वाइज देखते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट। सबको विजिबल है ये? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, एनालाइज द मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मॉनसून सिस्टम। ठीक है, किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, इंडिया के मॉनसून सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। कितना बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनसीईआरटीज में कवर्ड है कि नहीं है कवर्ड डिटेल में, कि मैकेनिज्म क्या है इंडिया में जो मॉनसून का सिस्टम है, पूरा का पूरा मॉनसून का सिस्टम जो है उसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, ये पूछा आपसे। और दूसरा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। क्लियर? तो ये चीज़ कहाँ पर दी हुई है आपकी, एनसीईआरटी में दी हुई है, 11th का इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 4। ठीक है, सो आई विल बी सोर्स ट्रेसिंग ऑल्सो, जहाँ जहाँ सोर्सेज पॉसिबल हैं, अगर एनसीईआरटी से डिराइव्ड है, ठीक है, तो हम वहाँ पर सोर्सेज भी देखेंगे, तो हमको एक फेयर आइडिया मिलेगा कि हमको अपने सोर्सेज को भी कहाँ लिमिट करना है ना, कि हमको पहले क्या चीज़ें पढ़नी है, rather than going after किसी कोचिंग का नोट्स और कोई भारी भरकम किताब, है ना। विल फर्स्ट सी कि हमारा बेसिक जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा, या जब बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है बीपीएससी, ठीक है, डिराइव कहाँ से हो रहे हैं, उसके लिए अगर मैं क्या मिनिमम बेसिक चीज़ें करूँ जो मेरे लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे दे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 11th में भी है ना, इवन लोअर क्लासेस 9th में भी आप देखोगे मॉनसून सिस्टम के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। तो कुछ ज़्यादा यहाँ नहीं पूछ रहा है ना, मैकेनिज्म पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, ये क्लियरली आपको एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे ढंग से या कोई लेक्चर देखोगे तो आपको आराम से ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली पार्ट कहाँ का है, क्लाइमेटोलॉजी पार्ट का है। ठीक है, ज्योग्राफी में कौन से सेक्शन से डील करता है, ये क्लाइमेटोलॉजी से डील करता है। क्वेश्चन क्या पूछा था, इंडियन मॉनसून सिस्टम, मैकेनिज्म और कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सोर्स मैंने ये आपको बता दिया कि ये कहाँ से डिराइव्ड है क्वेश्चन। ठीक, तो ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे कि अगर अगर हम ज्योग्राफी देख रहे हैं तो हमको, जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमको ये नहीं पढ़ना है कि अब बेसिकली कि कौन सा रॉक सिस्टम कहाँ पर क्या है ना, कौन से ग्लेशियर्स का सिस्टम है, हमको ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है ना, जियोमॉर्फोलॉजी टाइप की चीज़ें नहीं पढ़नी है। हमको बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करना है ज़्यादा मेंस के लिए, हमको क्लाइमेटोलॉजी पे फोकस करना है, क्लाइमेट वेदर, है ना, इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। एल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, इंडियन ओशन डायपोल क्या है, ठीक है, इंडियन मॉनसून सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या है ना। जो हमारे क्लाइमेट का पार्ट है, जो हमारे क्लाइमेट और वेदर को इन्फ्लुएंस करता है, हमको वो पार्ट ज़्यादा मेंस पे फोकस करना है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से ये समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया, भारत में एनर्जी के सोर्सेज क्या क्या है, एनर्जी के स्रोत क्या क्या हैं, ये पूछा है। ठीक है,
आर दे सफिशिएंट टू मीट द डोमेस्टिक नीड्स? क्या वो सफिशिएंट है? हमारे जो डोमेस्टिक नीड्स हैं, जो हमारे इंडिया के नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए सफिशिएंट है क्या? आपका व्यू पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया? और क्या क्या अल्टरनेटिव सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उस पर एक क्रिटिकल व्यू डालना है, ठीक है। तो कितना बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, आप ये देखो, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बिल्कुल पूछ रहा है कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, ये आपको एनसीईआरटी किताब में क्लियरली यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ट्वेल्थ में मिल जाएगा, एट्थ नाइन्थ की भी किताब देखेंगे तो वहाँ भी एनर्जी के बारे में बहुत सारे डिस्कशन है, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें बताई गई है, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है हमारी? आप बताओगे कोल है, पेट्रोल है, ये है, वो है, हाइड्रो है ना, सोलर है, विंड है, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल है सोर्सेज के लिए, ठीक है। आर दे सफिशिएंट? सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। एनर्जी क्राइसिस हो रही थी, ठीक है, लास्ट के 2 सालों में, अभी भी होती है, आप देखते हो। एनर्जी क्राइसिस है हमारे पास, है ना, विच विच कैनॉट बी मेट थ्रू कोल। तो हमारे लिए पूछ रहा है व्हाट आर द पॉसिबल अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी? तो पॉसिबल अल्टरनेटिव सोर्सेज क्या क्या है हमारे पास? न्यूक्लियर एनर्जी, हम कुडनकुलम में न्यूक्लियर प्लांट बना रहे हैं क्योंकि हम उससे एनर्जी बनाना चाहते हैं। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बना रहे हैं ताकि हम उस एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके, ठीक है। सिमिलरली हम सोलर पावर को एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि हम इस चीज़ को मीट कर सके रिमोट एरियाज में, है ना, रिमोट एरियाज में या हिली स्टेट्स में सोलर पावर को हम यूज़ करके उस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर्म को भी यूज़ कर सके, क्लियरली। सो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या है? विंड है, हाइड्रो है, जियोथर्मल है, क्या क्या है ना। प्रेजेंट है क्रिटिकल व्यू। क्रिटिकल व्यू मतलब कि उसके पॉजिटिव्स और निगेटिव भी, अगर आप न्यूक्लियर के बारे में बोल रहे हो कि हाँ सर ये न्यूक्लियर पावर का बहुत अच्छा सोर्स है, तो उसके उसके साथ उसका क्रिटिकल व्यू भी आना चाहिए, ठीक है। कि वो कितना महंगा है ना, कितना एक्सेसिबल है, ठीक है, कितना सेफ है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे भी हम बेसिकली एक क्रिटिकल ओवरव्यू डालेंगे ना, जब हम बताएंगे कि अल्टरनेटिव सोर्सेज क्या है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है एनर्जी से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये इसको किस सेक्शन में कैटेगराइज करेंगे हम? इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक एक फिजिकल ज्योग्राफी होता है जहाँ पर हम इंडिया के स्ट्रक्चर, है ना, लैंड, माउंटेन, रिवर, प्लेटू, इन सब चीज़ों की बात करेंगे ना, फिजिकल फीचर्स की। तो वो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा। यहाँ हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, एनर्जी, ट्रेड, ठीक है, इन सब चीज़ों की जब बात करेंगे तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मिनरल्स, ठीक है, तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा। तो अगेन दिस इज गिवन इन इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, है ना, एक बुक है एनसीईआरटी क्लास 12th की जिसका चैप्टर 7th है एनर्जी, ठीक है। उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द स्टेट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया एंड एनालाइज इट्स फ्यूचर इन द कंट्री। अगेन अगर इस टॉपिक टूरिज्म इंडस्ट्री को हम कैटेगराइज करें तो दिस विल बिकम पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। हम लोग ह्यूमंस है ना, हम ज्योग्राफी में जाते हैं घूमने के लिए। ह्यूमन, वाई इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? बिकॉज why do you want to go to Himalayas, or why do you want to go to hilly states? Why don't you want to go to Rajasthan in summers? ठीक है। तो आप समर में क्यों जाना चाहते हो आप हिली स्टेट में, ठंडी जगह पे? बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, है ना। वी माइग्रेट, ठीक है। ये सारे माइग्रेशन क्यों होता है, कैसे होता है, हाउ हाउ वाई वी मूव, है ना, वाई सर्टन प्लेसेस आर अट्रैक्टिव ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टन प्लेसेस। फ्यू प्लेसेस आर रिलीजियस, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस टूरिज्म, फ्यू आर प्लेसेस ऑफ नेचुरल टूरिज्म, ठीक है। बहुत सारी तरीके के टूरिस्ट प्लेसेस हैं। सो वहाँ पर माइग्रेशन कैसे होता है ना, कितने लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं, बिहार में टूरिज्म के लिए कितने लोग आते हैं, ये आपको स्टैटिस्टिक्स कहाँ से मिलेगी? ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। टूरिज्म रिलेटेड इंडेक्स भी आती है और डाटा भी आता है इन इकोनॉमिक सर्वे। सो यहाँ से आपको थोड़ा सा टूरिज्म के लिए थोड़ा सा अवेयर रहना, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड विल सी इन द फर्दर सेक्शन दैट ह्यूमन ज्योग्राफी बीपीएससी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो यहाँ पर बेसिकली पूछा क्या है, दो तीन चीज़ें पूछी हैं। स्टेट क्या है, हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री इंडिया में कैसा परफॉर्म कर रही है, और ये आप पेपर देखो कब की बात है, ठीक है। ये 69 की बात है, तो ये 69 अभी 6 महीने पहले हुआ है पेपर, ठीक है। सो ऑब्वियसली कोविड के बाद से क्या हुआ था, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थी, फिर टूरिज्म इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, इनका डिस्कशन चल रहा था। अगर आप पेपर पढ़ते, अगर न्यूज़पेपर डिस्कशन देखते, तो आपको समझ में आता कि टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ चल क्या रहा है। सो दिस वॉज अगेन पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स ऑल्सो। ये सारे मैगजीन्स में अगर आप मेंस 365 भी देखोगे, यू विल गेट अ सेक्शन ऑफ दिस टूरिज्म इंडस्ट्री। सो आई टेल यू द सोर्सेज लेटर, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ दिस वॉज अ पार्ट ऑफ करंट डिस्कोर्स, ठीक है, टूरिज्म। और आप देखोगे भी कि बहुत बड़े बड़े स्कीम्स भी लॉन्च की है गवर्नमेंट ने टूरिज्म से रिलेटेड। सो अगेन दिस टूरिज्म पार्ट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम हमेशा टूरिज्म 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 करते रहते हैं, रूरल टूरिज्म, ये टूरिज्म, वो टूरिज्म, ताकि हम इकोनॉमी जनरेट कर सकें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें,
है ना। सो दिस इज ऑलवेज इन न्यूज। सो हमें जो भी मेजर थीम्स चल रही हैं, है ना, उन पे भी अपनी नज़र बनाए रखनी है। ठीक है, चाहे करंट अफेयर्स मैगजीन के उससे, चाहे आप एडिटोरियल डिस्कशन देख रहे हो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चाहे कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, चाहे कोई आप खुद से रिसर्च कर रहे हो ना, तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन दीज थीम्स पहले, है ना। जहाँ भी आपको ये मिल रहा है करंट अफेयर्स में, यू शुड रीड दीज थीम्स वेरी सीरियसली। सो अगेन, अगर हम इसको देखेंगे 12th की फैक्टर्स, ये इन ये फैक्टर्स, सम चैप्टर, सम बुक इज देयर, फंडामेंटल, सॉरी, हाँ, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर 7। सो यू विल गेट अबाउट टूरिज्म हियर। और टूरिज्म को काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर इस चैप्टर में, है ना, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लियर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन बिहार एंड कमेंट ऑन द लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। अब ये थोड़ा सा टफ लगेगा लोगों को, लेकिन एक्चुअली अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे प्रीलिम्स का भी ना, तो उसमें भी कई बार पूछा हुआ है इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, है ना, कि ये वाला शेड्यूल ट्राइब कहाँ पर है ना, या डिस्ट्रीब्यूशन के साथ 66 या 65 में पूछा हुआ है, ये 2 बार रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन। तो एनीवेज, जब आप पढ़ोगे प्रीलिम्स के लिए या कोई स्टैंडर्ड बुक बिहार के लिए पढ़ोगे, क्राउन जैसी बुक पढ़ोगे, तो यू विल, क्राउन बुक पढ़ोगे या सेंसस पढ़ोगे ना, तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन इन बिहार, है ना, कि बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है, शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है। ठीक है, ये सब बेसिकली आप फैक्ट्स पढ़ोगे जब कोई आप स्टैंडर्ड बिहार रिलेटेड बुक पढ़ोगे तो। ठीक है। जहाँ तक बात है लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, दिस इज अ वेरी जनरल, यू कुड हैव रिटन वेरी जनरल पॉइंट्स हियर, है ना, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं ट्राइब्स की। सो अगेन ये आपका कवर्ड है किसमें, एनसीईआरटी में कवर्ड है। ठीक है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी वाली चैप्टर बुक में, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक में देर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन चैप्टर। सो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या, इवन इन करंट अफेयर्स में भी अगर आप पढ़ोगे तो भी आपको दिख जाता कि पीवीटीजीज हैं, है ना, पीवीटीजीज की क्या क्या समस्याएं हैं, उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, या बेसिकली हम ट्राइब्स को कैसे कैटेगराइज करते ही करते हैं ना, बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, लेवल ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस, है ना, लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, इकोनॉमिक लेवल पे क्या है, सोशल लेवल पे क्या है। अब आपको बिहार के स्पेसिफिक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में जानना है कि उनका इकोनॉमी क्या है ना। लेट्स से कि कोई ट्राइबल, कोई ट्राइब है ना, मालधारी ट्राइब है। सो इट्स सॉरी, मालधारी आई एम सेइंग, नॉर ये वेस्ट चंपारण में कौन सा ट्राइब है, भरत याद है क्या? वेरी फेमस ट्राइब, ईस्ट वेस्ट चंपारण। चंपारण में थारू थारू है सर। थारू, थारू, हाँ, सॉरी सॉरी, मालधारी मुझे याद है। थारू ट्राइब, ठीक है, तो थारू ट्राइब का अगर आप देखोगे तो उनका क्या इकोनॉमी है, उनका क्या सोशल कंडीशन है। सिमिलरली अगर आप झारखंड वाले एरिया से सटे एरिया में देखने लग जाओगे, रोहतास में, है ना, इधर वाले एरिया में, वहाँ पर कौन से ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनका क्या ऑक्यूपेशन है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको ना थोड़ा सा खुद से रिसर्च करना पड़ेगा ना, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रखनी पड़ेगी, बिकॉज ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी ना, लिटरली मैं बताऊँ, आपकी क्यूरियोसिटी की वजह से ही आप भले सर्च कर लो इन सब चीज़ों को जो आप किताबों में पढ़ोगे प्रीलिम्स के समय, या क्राउन जैसी बुक में पढ़ोगे, वरना आपको स्पेसिफिकली अलग से ये चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी कि आप सोचोगे कि मुझे एक किताब मिल जाए और उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हों, आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से समझना ही पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। आपसे पूछ रहा है कि बिहार का पॉपुलेशन है ना, कितने, अब जैसे कास्ट सेंसस की बात हो रही है ना, हमने देखा, पॉलिटी में देखा था, तो आप उस चीज़ को यहाँ अप्लाई करो कि ज्योग्राफी है ना, बिहार एक ज्योग्राफी है। सबसे पहली बात तो हम ये समझते हैं कि एक ज्योग्राफी एक लोकेशन है। ठीक है, उसमें बहुत सारे बहुत तरीके के लोग रह रहे हैं, वो लोग कौन हैं। ठीक है, वो लोग कुछ किसी को जनरल कास्ट कैटेगराइज कर दिया गया है, किसी को ओबीसी कैटेगराइज कर दिया गया है, किसी को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो उसमें भी सबसे जो दबे कुचले लोग हैं वो कौन है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। अब आपको ये पूछ रहा है कि जब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी है और सबसे ज़्यादा हालत खराब इनकी है, तो यू शुड एज सिविल सर्वेंट, है ना, एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट, एस्पायरिंग बीपीएससी एस्पिरेंट, है ना, तुमको ये पता होना चाहिए ना कि वहाँ की जनता कैसी है, वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है, वहाँ पर गरीबी का लेवल क्या है ना, कौन सा शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट कहाँ रह रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि उनकी इकोनॉमिक और सोशल परिस्थिति क्या है, कंडीशन क्या है। ठीक है, सरकार उनके लिए क्या स्कीम लेके आई है। ठीक है, बेसिकली हम आगे भी यही इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर माइंडसेट रखना है इस पीवाईक्यू को समझते हुए कि बीपीएससी आपसे क्या पूछना चाह रहा है ना, पूरे मेंस में आप देखोगे यही चीज।
अच्छा, ये कॉल डिस्कनेक्ट होगी है ना इन 10 मिनट्स, फिर से वापस से उसी लिंक से ज्वाइन करना है आप लोगों को। तो जितनी बार भी डिस्कनेक्ट होगा यू यू हैव टू अगेन ज्वाइन थ्रू द सेम लिंक। तो यहाँ पर बेसिकली समझे कि ये अगेन किस चीज़ का पार्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, अगेन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अगली बार किसी और का पूछ लेगा है ना, अगली बार पूरे बिहार का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकता है ना, कि रफली हाईलाइट करिए कि आप कहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पर कम है ना, इस तरीके का कुछ भी पूछ सकता है शॉर्ट आंसर में। ठीक, तो इस चीज़ पे आपको लाइक थोड़ी सी अपनी समझ बना लेनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से अगर आप एनसीईआरटी में पॉपुलेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो जो मेजर पॉइंट्स रहते हैं वो लैंग्वेज आपकी ऑलरेडी एक्वायर हो जाएगी, यू वुड गेट द पॉइंट्स। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं होगा। बस जब आप बिहार स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ो, बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, सेंसस पढ़ो, डाटा पढ़ो, है ना, कुछ भी पढ़ो, तो आप थोड़ा सा बस एक इंटरलिंकेज करने की ट्राई करना है ना, कि एक मैप बना लें है ना, उसमें चीज़ों को रिप्रेजेंट कर लें, या क्यों है ऐसा सर्च कर लें। ठीक है, तो यहाँ से आपका काम बन सकता है ना। बाकी ऐसे कोई स्पेशल अलग से कोई किताब नहीं होगी जहाँ पर ये पूरा है ना एज अ क्वेश्चन आंसर लिखा होगा, है ना। वो सॉल्यूशन भले मिलेगा आपको है ना कोई भी पब्लिकेशन का, बट अगेन ऐसी कोई किताब नहीं मिलेगी मुझे लगता है जहाँ ऐसा पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होगा जैसा आपको यूपीएससी में मिल जाता है। तो ये लास्ट इसका ई वाला पार्ट देखते हैं। डिवाइड इंडिया इनटू मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, है ना, एंड डिस्क्राइब द रीजन इन विच द लैंड ऑफ बिहार इज इंक्लूडेड। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना, इंडिया और बिहार से क्या पूछ रहा है, इंडिया और बिहार का क्या पूछ रहा है, मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, है ना, कि आइलैंड्स कहाँ हैं, है ना, माउंटेन्स कहाँ हैं, इनका डिवीजन जो एक मैप में आप जब पहला चैप्टर पढ़ते हो फिजिकल ज्योग्राफी की कोई भी किताब का, तो वहाँ पर बेसिकली फिजियोग्राफिक डिविजन बताते हैं। माउंटेन्स इधर है, प्लेन्स यहाँ है, प्लेटूज यहाँ है, आइलैंड्स यहाँ है, डेजर्ट्स यहाँ है, आइलैंड्स यहाँ है। ठीक है, ये बेसिकली क्या पूछा है, डिवाइड इंडिया इंटू मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स एंड डिस्क्राइब द रीजन इन विच लैंड ऑफ बिहार इज लोकेटेड। तो बिहार किस लैंड में लोकेटेड है, प्लेन्स में लोकेटेड है। ठीक है, थोड़ा सा हिली पार्ट है ऊपर, नीचे प्लेटू का पार्ट है। तो बेसिकली आपको बिहार के फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में बताना था एग्जैक्टली exactly। तो ये भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इफ़ योर बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट ज्योग्राफी इज डन, है ना, आपने बिहार की ज्योग्राफी को समझा है थोड़ा बहुत भी, जो भी बेसिक किताबें हैं, या आपने एनसीईआरटी को भी समझा है अगर ढंग से, तो यू कुड हैव इजीली रिटन दिस आंसर इन 7 मार्क्स इंक्लूडिंग डायग्राम एंड ऑल दोज थिंग्स। सो अगेन नथिंग, बहुत एक्सेप्शनल चीज़ें नहीं पूछी गई हैं ना, कि एकदम से बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे कि ज्योग्राफी मतलब एनसीईआरटी में भी नहीं था या कोई स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं थी इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। क्लियर। अब लॉन्ग आंसर देख लेते हैं, 69th का लॉन्ग आंसर क्या था, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ बिहार। बिहार में कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इन व्हाट वेज एंड इन हाउ मेनी पार्ट्स द एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैज बीन डिवाइडेड इन द स्टेट, है ना। तो बिहार में जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, मतलब एग्रीकल्चर और क्लाइमेट के कौन कौन से जोन्स हैं, उनको कितने तरीके से डिवाइड किया गया और किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ये पूछा है। हाउ मेनी सीजन्स आर फाउंड हियर इन सीजन इन एन ईयर, है ना, एक साल में यहाँ कितने सीजन्स होते हैं बिहार में, क्रॉपिंग साइकिल या क्रॉपिंग सीजन जो भी बोलते हैं आप। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ दिस सीजन्स ऑन एग्रीकल्चर, अब ठंडी हो रही है तो ठंडी का क्या इफेक्ट है, गर्मी हो रही है तो गर्मी का क्या इफेक्ट है, मानसून अगर आ रहा है तो मानसून का क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो कितनी बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कि बिहार का क्लाइमेट बता दो ना आप, बस आप बिहार का एग्जाम देने आ रहे हो, मैं तो ऐसे समझता हूँ है ना, आप बिहार का एग्जाम देने आ रहे हो, आप बिहार का क्लाइमेट बता दो, है ना। अब बिहार एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर प्रधान स्टेट बोलते हैं हम, है ना, कि बिहार की इकोनॉमी एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट है। तो अब बिहार के जरा सा एग्रीकल्चर के बारे में बता दो कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स क्या है। ठीक है, अभी ये आपको लगेगा कि हाँ सर मतलब अभी बोल रहे हैं एग्जाम के बाद, बट मैं कभी भी बोल रहा हूँ, अगर आप है ना 75वीं बीपीएससी भी दोगे ना, तब भी आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे अपने राज्य के बारे में भी नहीं पता है, बेसिक बेसिक चीज़ें ना, कि यहाँ का एग्रीकल्चर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ की पॉवर्टी की समस्या क्या है, सरकार क्या मतलब बेसिक, अभी हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या इश्यूज पूछ रहा है ना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने राज्य को समझना है ना, अपने राज्य को जानना है, अपने देश की ज्योग्राफी को समझना है, अपने देश की इकोनॉमी को जानना है, और करंट में क्या क्या चीज़ें चैलेंजेस हैं, और करंट में क्या क्या पॉलिसीज बन रही हैं, और करंट में गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। सिंपल सा इतना सा कंसेप्ट है ना, नो योर स्टेट,
है ना, और नो योर कंट्री। क्लियर? सो अगेन यहाँ देखा हमने कि ये किस चीज़ का पार्ट है। अगेन यहाँ इंटरलिंकेज क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ना, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस सीजन्स। सीजन किसका पार्ट हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी का हो गया। सीजन, क्लाइमेट, ये क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। बट उसको पूछ रहा है किस पे, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर किसका पार्ट है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ये इंटरलिंकेज आप देख रहे हो ना, जो मैंने बोला था कि क्लियर कट आप डिविजन नहीं कर सकते हो यहाँ पर, थिंग्स आर ओवरलैपिंग, है ना। सो क्लाइमेट ऑफ बिहार, उसमें क्या पूछा, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ बिहार, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बताओ बिहार के, और सीजन कितने तरीके के हैं बिहार में, और इफेक्ट उनका क्या है क्लाइमेट पे। सो हमको ये डायमेंशन कवर करना है अगर हम क्लाइमेट ऑफ बिहार को कवर करना चाह रहे हैं तो बेसिकली हमको इस तरीके का एक छोटा छोटा माइंड मैप बना लेना है ना। मैंने ऑफकोर्स बना के दिया है यहाँ सारे लगभग सबका, बट स्टिल जब आप खुद से एक बार वापस से इसको PYQ देखेंगे तो आप वापस से ये काम खुद से करेंगे ना, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिलती रहे कि मुझे करना क्या है। क्लियर? अगेन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ना, हाउ आर सिटीज क्लासिफाइड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये सिटीज क्लासिफाइड है ना, ये आप देखोगे बहुत पुराने PYQ में मैं नीचे दिखाऊंगा कि ये सिटी का क्लासिफिकेशन या डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस का क्लासिफिकेशन ये पूछा है। तो अगेन ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन था, ठीक है। आई डोंट नो, मतलब ये रेगुलर उसमें नहीं आता, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि पूछना क्या चाह रहा है ना। अभी हम यहाँ थोड़ा डिकोड कर रहे हैं, तो हम यहाँ देखते हैं। जबकि ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगर दो ऑप्शंस था हमारे पास, तो दिस अगर आप लाइक पहले से प्रिपेयर करके गए होते ना बेसिक चीज़ें बिहार के बारे में, तो यू कुड हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो हमेशा अब ऑप्शन भी ऐसे बना रहा है BPSC कि आप एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप बेसिक किताबों को या बेसिक समझ के साथ आ रहे हो, बेसिक प्रिपरेशन के साथ आ रहे हो, स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन के साथ आ रहे हो, तो आप एक क्वेश्चन तो अच्छे से निकाल ले जाओगे। दूसरे की गारंटी नहीं है। पहले क्या, दोनों की गारंटी होती थी कि दोनों में कोई ना कोई रिपीटेड होता था, अब ये गारंटी खत्म हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये रैंडम थोड़ा सा क्वेश्चन था। बेसिकली पूछा क्या है इसमें, है ना, पॉपुलेशन डेमोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें पूछी हैं। तो हमारा टारगेट एरिया क्या है, फिर से ह्यूमन ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन और डेमोग्राफी है। सिटीज़ कैसे क्लासीफाई करते हैं इंडिया में, ये पूछा है, ठीक है। ये शायद NCERT में दिया होगा ना, मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, बट पॉपुलेशन वाले चैप्टर में ऑफकोर्स होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी वाली जो बुक बताई है मैंने। ग्रोथ रेट क्या है पॉपुलेशन का, है ना, ग्रोथ सेंसस के अकॉर्डिंग, ये पूछा है। डिस्कस पॉपुलेशन इन बिहार, है ना, बिहार का पॉपुलेशन डिस्कस करो, और ट्रेंड ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। अब बिहार में पॉपुलेशन तो है ना, यू हैव सर्टन पॉपुलेशन इन बिहार, बट उसमें कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग बिजनेसमैन हैं, कितने लोग क्या हैं, है ना। सो ओवरऑल ट्रेंड इन वर्किंग पॉपुलेशन का क्या ट्रेंड है ना, कि नौकरी मिली कि नहीं मिली, जॉब्स बढ़ी कि नहीं बढ़ी, माइग्रेशन हो रहा है तो आउटवर्ड हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, माइग्रेशन क्यों हो रहा है ना। तो इन चीज़ों पे आपको एक अच्छी समझ बनानी पड़ेगी अपनी, है ना, फॉर फ्यूचर एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगेन ये ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, ये क्वेश्चन बड़ा डिस्टर्बिंग था लोगों के लिए ना, 6th 9th वालों के लिए, इकोनॉमिक्स का। बट अगेन ठीक है, थोड़ा सा तो था ही डिफिकल्ट। बट अगेन इसका ओरिजिन देख लो आप, इंडियन प्लानिंग में ना। तो सिलेबस में हमने ऊपर देखा था किस चीज़ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इंडियन प्लानिंग पे पूछ रहा है ना। सो अगेन यहाँ पर बेसिकली क्या पूछा है कि जो इंडियन प्लानिंग है ना, जो हमने इंडिपेंडेंस के बाद से प्लानिंग, या इंडिपेंडेंस के पहले की भी प्लानिंग आप देखोगे, ठीक है, बॉम्बे प्लान, ये प्लान, वो प्लान, दुनिया भर के प्लान्स आप देखोगे। अभी कॉल डिस्कनेक्ट होगा ना, विल जॉइन अगेन, विल टेक अ 2 minutes ब्रेक। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड में बेसिकली क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्या मतलब है, क्या समझते हो, डेफिनेशन डिफाइन कर दो, ठीक है। फिर एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है ना। UNFPA, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन, ऐसे करके कुछ एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग बिहार की क्या रैंक है ना, स्टेप्स टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट, ये पूछा है 66 में, ठीक है। तो डेमोग्राफी से रिलेटेड क्या चीज़ें पूछी गई हैं, एक बार बिहार की डेमोग्राफी कैसी है, और बिहार ने क्या स्टेप्स लिए हैं उस डेमोग्राफी को यूज़ करने के लिए पॉजिटिवली, ठीक है। एक बार 66 में ये पूछा है, और एक बार 66 में ही यही पूछा, सॉरी ये 66 में ये पूछा है, और एक बार 56 to 59 में ये पूछा है। तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, या एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है।
फिर एक बार क्या पूछा है 47 में, पॉपुलेशन ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, एग्जामिन रिलेशन क्या है, 64th। ठीक है, अगेन रिपीटेड। ठीक है, रिपीटेड है ना। 40th में पूछा है और 64th, बहुत गैप है ना। तो कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन थीम क्या है हमारी, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, पॉपुलेशन। ठीक है। सिमिलरली पॉवर्टी, है ना, पॉवर्टी में 44 में क्या पूछा, कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी इंटेंसिटी क्या है ना, इंडिया में क्या है ना। पॉवर्टी के प्रोजेक्शंस क्या है इंडिया में, ये पूछा है फिर, है ना। डेप्रिवेशंस क्या है ना, जो हम एसईसीसी डाटा, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बोलते हैं ना, उसमें बहुत सारे डेप्रिवेशन इंडिकेटर्स हैं, जिसके बेसिस पे हम किसी को सोशियो एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड कैटेगराइज करते हैं उस सेंसस में। ठीक है। तो अगेन दैट इज आल्सो यूज फॉर वेरियस स्कीम्स एंड पॉवर्टी मेजर्स। तो वो डेप्रिवेशंस का क्या मतलब है ना। लेट मी, छोड़ो, मैं अभी डिस्कस करने लग जाऊंगा तो काफ़ी डिटेल हो जाएगा। फिर पॉवर्टी में क्या पूछा, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, तो कि इंडिया में पॉवर्टी का एस्टिमेशन क्या है ना। यू हैव लॉट ऑफ, जब यहाँ पर आप पढ़ोगे ना पॉवर्टी, यहाँ पर देखो क्लियरली, ये देखो, द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, पॉवर्टी एस्टिमेशन, हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड। ठीक है ना। यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली इसमें भी है, प्लस है ना एक और 10th की बुक इकोनॉमिक्स की, उसमें भी शायद है ना, या इसमें बेसिकली ना डेवलपमेंट के बारे में दिया हुआ है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में दिया हुआ है, ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी के बारे में दिया हुआ है ना। ये 3-4 चैप्टर्स जो आपके थीम से रिलेटेड है, ये 10th की इकोनॉमी की बुक है ना, इससे भी आप पढ़ सकते हो 2-3 चैप्टर फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो यहाँ पर पॉवर्टी फैक्टर्स क्या पूछा, एस्टिमेशन, 63rd में क्या पूछ रहा है, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम फॉर रिमूवल, है ना। ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगी। एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी तो जो भी मेंस के लिए आप स्पेसिफिक सोर्स फॉलो करोगे उसमें आपको मिल जाएंगी, किसी भी जगह मिल जाएगा। फिर नेचुरल कैलेमिटीज मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी है क्या बिहार में, ऐसा 47th में पूछा हुआ है। नेचुरल कैलेमिटीज क्या मेन कॉज है, तो नेचुरल कैलेमिटीज हमारे पास क्या है, 2-3 ही है बिहार में, फ्लड, ड्राउट और लाइटनिंग। ठीक है, और अब क्लाइमेट चेंज भी जोड़ लो। ठीक है, तो ये 3-4 जो मेन कॉज हैं, ये नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, ये क्या है, पॉवर्टी के कॉज हैं बिहार में। खुद ही आप समझ रहे होगे जहाँ से भी हो, थोड़ा बहुत इधर उधर नज़र डालोगे आजू बाजू की डिस्ट्रिक्ट पे, तो आपको दिख जाएगा कि कहाँ पर नेचुरल कैलेमिटी के कारण पॉवर्टी ज़्यादा नज़र आ रही है। इनइक्वालिटी इन बिहार, है ना, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के मेन कॉजेज क्या हैं, ये पूछा है 66th में। ठीक है, तो इनइक्वालिटी हमारा फिर से टारगेट है, पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, बस जीविका के बारे में पूछा हुआ है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, बट अगेन वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछा है, जीविका हाउ ऑब्जेक्टिव्स रोल इवेल्युएट, है ना, कि जीविका स्कीम, वुमेन एम्पावरमेंट हाउ, कैसे वुमेन एम्पावरमेंट कैसे कर रहा है ना, जीविका स्कीम के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, और इसका रोल क्या है, इसको इवेल्युएट करिए आप, है ना। तो कुल मिला के एकदम टॉपिक्स हमारे पास सामने सामने नज़र आ रहे हैं ना, हमारे पास कोई ये नहीं पूछ रहा कि पेमेंट बैंक क्या है ना। इकोनॉमी में आपसे कोई ये नहीं पूछने आ रहा कि पेमेंट बैंक क्या है ना, कि व्हाट इज पेटीएम पेमेंट बैंक क्राइसिस। ठीक है, आपसे कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछने आ रहा, आपसे बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है, बिहार की सरकार की कोई स्कीम है तो उसमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सॉल्यूशन क्या है। अभी इतनी बेरोजगारी की बातें हो रही है ना, अगर आप पेपर पढ़ रहे होगे तो आप देखते होगे कि डाटा के बारे में बात हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के बारे में बात हो रही है इंडिया में। तो बेसिकली हमको अभी समझना है कि अभी की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम क्या है, आज के हमारे इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या है, बिहार में क्या प्रॉब्लम है, बिहार में माइग्रेशन क्यों है इतना। तो हमको जो जमीनी मुद्दे हैं इन पे अपनी कंसेप्चुअल पकड़ अच्छी बना के रखनी है विद डाटा फैक्ट्स, गवर्नमेंट की पॉलिसी स्कीम्स, इनके लिए सोर्सेज जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो तो है। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या पूछ रहा है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम इन इंडिया, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है ना, कैसा अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। क्या नरेगा, जो मनरेगा स्कीम है, सॉल्व पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। ठीक है, क्या जो ये स्कीम है महात्मा गांधी नरेगा स्कीम, ये गांव में पॉवर्टी की अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। कितना सिंपल, और ये 46 है लगभग, मुझे लगता है कि ये जब 2005 के आसपास पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इसका डेट, बट ये जब स्कीम आई होगी ना नरेगा की, तभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
फिर क्या पूछा है 60 सेकंड में, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की ना। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, अगर मैं आज सरकार हूँ, अगर, तो आज मैं सरकार में होने के नाते क्या चाहूँगा कि प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, कि इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स। ठीक है, इस इन दोनों का मतलब समझना कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी, या आप एम्प्लॉयमेंट दे दो किसी को, है ना, कि लो नौकरी ले लो, है ना, कि जो आज की डेट में बात कर रहे हैं कि कि हर साल 2 करोड़ नौकरी का रोजगार का वादा किया था, है ना, गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स। ठीक है, अब इसी में हम बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स क्या है, कि गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च कर रही है, स्किल ट्रेनिंग की स्कीम लॉन्च कर रही है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम लॉन्च कर रही है। तो ये क्या कर रही है, एजुकेशन पे फोकस कर रही है ना। इस तरह की चीज क्या कर रही है, जो एम्प्लॉयबिलिटी है, आपको आप सही चीजें पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो कॉलेज पे, है ना, आपका सिलेबस कितना रिलेवेंट है, जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज पढ़ते हैं हम, कितना सिलेबस रिलेवेंट है आज के समय के नीड के हिसाब से, क्या हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब चीज़ों में स्किल दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है ना कॉलेजेस में, क्या हम कॉलेज से निकलने के बाद एम्प्लॉयबल हैं कि नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट तो चलो सरकार बोलेगी कि इतना रोजगार है, या कहीं पे वैकेंसी निकलती है, बट आप जब जाते हो वहाँ अप्लाई करने प्राइवेट में भी, पीपल लुक फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, आपके पास क्या है, आपके पास स्किल क्या है ना, इसी को कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स। हम कॉलेज से पढ़ के निकल गए, हम लेबर फोर्स का पार्ट बन गए, है ना, बट क्या हम एम्प्लॉयबल हैं, एम्प्लॉयबल की कंडीशंस है, आपकी स्किल लेवल क्या है, आपका नॉलेज लेवल क्या है, आप करंट में जो चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके उसकी आपको नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, तमाम चीज़ें हैं। देन फिर बोल रहा है कि क्या इसको क्वालिटी एजुकेशन और ट्रेनिंग सॉल्व कर सकता है क्या, है ना, ये एम्प्लॉयबिलिटी का कंडीशन बोला है कि क्वालिटी एजुकेशन और ट्रेनिंग के हिसाब से आप बताइए, है ना। फिर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट सिंस 2000, है ना, एम्प्लॉयमेंट का सिनारियो बताइए, सेक्टर वाइज कैसा है ना, सर्विस सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना एम्प्लॉयमेंट है। तो ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट सिंस 2000, मतलब 2000 के बाद का एम्प्लॉयमेंट सिनारियो आप बताइए कि अभी अभी सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है ना, एक्सप्लेन रीजंस, कारण क्या है इसके और इम्प्लीकेशंस क्या है ना, कि अगर अगर एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है तो हम बोलते हैं उसको क्या, कि डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है ना, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, उतने की जरूरत नहीं है बट फिर भी लोग एम्प्लॉयड है, क्योंकि और बाहर उनको नौकरी नहीं है, या बाहर वो निकल नहीं पा रहे हैं उस एग्रीकल्चर के ट्रैप से। ठीक है, तो गवर्नमेंट की एक ये पॉलिसी भी है कि जो एक्स्ट्रा लोग हैं एग्रीकल्चर से, उनको हम बाहर निकाल के सर्विस इंडस्ट्री में लेके आए। ठीक है, तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी भी है। तो अगर आप स्कीम्स को ढंग से थोड़ा सा पीछे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगी ये सब चीज़ें। सो अगेन, पॉलिसी के फोकस क्या है, एम्प्लॉयमेंट, है ना, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉय मतलब इस तरह की चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो एक चीज़ नहीं है, मल्टीपल चीज़ें आर लिंक्ड, है ना, एम्प्लॉयमेंट इज लिंक्ड, एजुकेशन इज लिंक्ड, है ना, ट्रेनिंग, स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, सब कुछ लिंक्ड है इकोनॉमी में। ठीक है, 66 में पूछा है सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत, है ना। कोविड के समय क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम्स निकाली थी, तो उसी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 66 शायद 2021 में हुआ था। ठीक है, तो सेल्फ रिलायंट इंडिया में, आत्मनिर्भर भारत में, कोविड 19 के दौरान बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च हुई, उनके सेलिंग फीचर्स बताइए, उनके प्रोविजंस बताइए, ये क्वेश्चन था, इतना सिंपल क्वेश्चन था। अगर हमने थीम को आइडेंटिफाई किया रहता पहले से, या अभी भी जब आप कर रहे हो, तो अब से लेकर जो अगला मेंस जो आप लिखोगे, तो इस बीच में जो भी न्यूज़ चल रही है एम्प्लॉयमेंट या मैगजीन में जो भी पढ़ रहे हो, यू मस्ट बी मेकिंग सम सेंस ऑफ दैट, है ना, सम सेंस ऑफ दैट की उसको अपने जो बेसिक जो नोट्स हैं उनमें आप शायद, अगर आप कुछ नोट कर पा रहे हो, या कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, कुछ नया डायमेंशन लग रहा है। गिग वर्कर्स हैं जैसे ना, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, आज आप देखते हो जोमेटो, स्विगी, है ना, क्या है, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, उनकी अपनी एम्प्लॉयमेंट की समस्याएं हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी की समस्याएं हैं। तो ये बेसिक चीज़ों पे भी आपको एक अपनी लाइक थोड़ा सा नोट्स या थोड़ी सी पकड़ या थोड़ी सी समझ बना के चलना है, ताकि आप कोई भी इस तरीके का जो शॉक आएगा बिहार बीपीएससी में, जो ये शॉक मैंने दिखाया, इस तरीके का शॉक कभी भी लग सकता है ना। तो इस शॉक को अब्जॉर्व करने के लिए यू शुड बी रेडी विद जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड कंटेंट। स्टैंडर्ड कंटेंट मतलब जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, या जो भी एम्प्लॉयमेंट में जो भी सेक्टर्स हैं उनमें जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जैसे गिग इकोनॉमी मैंने बता दिया ना, बहुत बड़ा इशू चल रहा है गिग इकोनॉमी का, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, वो बहुत सारी समस्याएं, जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो उस चीज़ को पढ़ लो। ठीक, अब फिर तीसरा एक और जो इंपॉर्टेंट थीम है वो क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार पूछा है ना।
वाई पेस स्लो डिस्पाइट रिच नेचुरल रिसोर्स, बहुत पुराना क्वेश्चन है, जब झारखंड से टूटा भी नहीं था, कि बिहार में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेस इतना धीमा क्यों है डिस्पाइट नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, तब झारखंड वॉज पार्ट ऑफ बिहार। फिर क्या पूछा, इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इन बिहार, मेन फीचर्स और अचीवमेंट बता दो, ठीक है। सो इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम अगेन रिलेटेड टू सम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। रिसोर्स पोटेंशियल है ना, रिसोर्स पोटेंशियल क्या है फॉर इंडस्ट्रीज, है ना, वी नीड टू नो कि मिनरल्स क्या हैं, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज क्या है, मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या क्या लग सकती हैं, है ना, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, इन सबको जब आप लिंक करके पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो ये बेसिकली जब आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ोगे ना अभी, तो भी आप ध्यान रखना कि ना जब आप मैपिंग वर्क कर रहे हो, देन यू विल बी नोइंग कि यहाँ पर क्रॉप किस तरीके क्रॉप ग्रो हो रहे हैं ना, यहाँ पर किस तरह की इंडस्ट्री है। व्हेन यू विल रीड क्राउन बुक यू विल गेट टू नो दिस थिंग्स। ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट स्टिल कंसिडर्ड बैकवर्ड तो इसमें क्या पूछा है 43rd में, कि बिहार में सारी पॉसिबिलिटीज हैं डेवलपमेंट की, है ना, बिहार में ऐसा क्या नहीं है जो कि हम कह सकते हैं कि डेवलप नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल कंसिडर्ड बैकवर्ड क्यों, है ना, ये बताइए। तो बिहार के बैकवर्डनेस का कारण क्या क्या है, बहुत सारा बैकवर्डनेस का कारण है, खाली हम उसको इकोनॉमी तक लिंक नहीं कर सकते, देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो अगेन इंटरलिंकेज। सोशल सर्विस का सेक्टर क्या क्या है बिहार में, है ना, रोल इन इंक्रीजिंग HDI इन बिहार, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन बिहार। तो सोशल सेक्टर क्या है, हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये जो हमारे सोशल सर्विस के सेक्टर्स हैं, इनका क्या सीन है बिहार में, कि हेल्थ का क्या सिनारियो है, कितना गवर्नमेंट स्पेंड करती है, कितना आउटकम है, कितना लिटरेसी रेट है, कितना हेल्थ में MMR है। बेसिकली थोड़े बहुत फैक्ट्स के साथ आपको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा कि सोशल सर्विस सेक्टर का क्या बिहार में सिग्निफिकेंस है और क्या रोल है ना, रोल इन इंक्रीजिंग HDI इन बिहार। तो इन सोशल सेक्टर सोशल सर्विसेज जो हैं बिहार में, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं पॉलिसीज हैं, उनका क्या रोल है इंक्रीज इन HDI इन बिहार। तो अब HDI क्या है, हर साल निकलता है, ठीक है। तो अब लास्ट के 4-5 सालों का या लास्ट के 10 सालों का एक बार डाटा थोड़ा सा देख लोगे गूगल सर्च करके, ये कहीं मिलेगा नहीं कि आपको एक बार में दिया रहेगा कि हाँ 10 साल पहले इतना था आज इतना है ना। तो ये सब चीज़ें या तो इकोनॉमिक सर्वे मेंशन होगी, नहीं तो आप खुद की क्यूरियोसिटी से इसको ढूंढ के फिर नोट कर लोगे। फिर पूछा इंडियाज मेजर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, तो मेजर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अगेन ये इंडस्ट्रियल लोकेशन वाला चैप्टर है ना, ये बहुत अच्छे से कवर्ड है एनसीईआरटी में, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में। मेजर मिनरल्स फाउंड इन इंडिया, है ना, मेजर मिनरल्स फाउंड इन इंडिया, अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी, है ना। मेजर मिनरल्स के बारे में बता दीजिए, कंट्रीब्यूशन क्या है उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, मेन प्रोविजंस ऑफ इंडिया, उस समय मिनरल पॉलिसी नहीं आई थी ना, तो उसके बारे में पूछा है कि मिनरल पॉलिसी। तो अगेन देख रहे हो ना कि थोड़ा सा करंट के साथ लिंक्ड है ना, मिनरल पॉलिसी आई उसके साथ मेजर मिनरल्स के बारे में पूछ दिया, तो थोड़ा सा ना लिंक करके पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो भी पॉलिसी आएगी या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें न्यूज़ में हैं लास्ट के 1 साल में, तो विल इंटरलिंक दोज थिंग्स विद आर स्टैटिक थिंग्स, है ना। क्वेश्चन वहीं से पूछ रहा है कि बिहार में मिनरल क्या है, इंडस्ट्री क्या है ना, कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सरकार के क्या स्टेप्स हैं। तो बेसिकली आपको है ना एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहार की इकोनॉमी और बिहार की ज्योग्राफी के बारे में पूछ रहा है ना। कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बता दीजिए आप मेंस में, है ना, वो चीज़ नहीं पूछ रहा है। दैट इज अगर वो पूछ रहा है तो प्रीलिम्स के लेवल पे पूछ रहा है, मेंस के लेवल पे वो नहीं पूछ रहा कि एक्सपोर्ट के बारे में बता दीजिए, है ना, कि एक्सपोर्ट के कंपोनेंट्स क्या है, करंट अकाउंट क्या है ना, इस तरह की चीज़ें नहीं पूछ रहा है। बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें पूछ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, क्लियर। सो अगेन फिर 65th में क्या पूछा, मेन ऑब्स्टेकल्स इन रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार, स्टेप्स फॉर रिमूवल, देख लो कब का रिपीटेड है ना, लगभग कब पूछा है 40th है ना, और इधर इधर भी और भी कुछ कुछ पूछा हुआ था, कहाँ गया, हाँ ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट देखो 43rd 65। तो ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा थीम है ना, अगर आप ना इस क्वेश्चन को गहराई से समझो, है ना, इसको प्रिपेयर करो, तो अगर इससे कुछ थोड़ा सा 19-20 भी क्वेश्चन आया ना कंसेप्चुअल लेवल पे, यू विल बी एबल टू सॉल्व। अब ये फिर MSME, ठीक है, MSME का उस समय नया डेफिनेशन आया था, ये कोविड की बात है ना, ठीक है, कोविड 2020 की बात है, इसमें MSME की न्यू डेफिनेशन चेंज की गई थी, ठीक, तो उसके बारे में पूछा है। फिर MSME का रोल क्या है, इंडस्ट्री इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया और इंश्योरिंग सक्सेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत, है ना। गवर्नमेंट्स ये इसका डेफिनेशन इसलिए चेंज की थी क्योंकि वो आत्मनिर्भर निर्भर भारत का नारा लेके आई थी, है ना, कि हम आत्मनिर्भर भारत बना देंगे। MSME का डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं, उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक। तो उस समय ये इंपॉर्टेंट था, करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन है।
66 में अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स, इंक्रीज इन मेनी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। अगेन डेवलपमेंट, अनइवन डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट अनइवन है। इवन आप बिहार में भी देखोगे तो डेवलपमेंट अनइवन है, उसके कारण बहुत सारे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, समझना है, पढ़ना है। वो एनसीईआरटी पढ़ोगे, यू विल गेट, इतनी तो समझदारी आपके अंदर आ ही जाएगी कि यू विल बी एबल टू मेक सेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। उसके बाद थोड़ा सा और आपको लाइक यू विल कीप ऑन रीडिंग थिंग्स, तो ये यू कैन डेवलप कंटेंट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। 66 में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार से क्वेश्चन है, ग्रोथ रेट ऑफ बिहार ग्रेटर देन इंडिया, है ना। ये बड़ा उस समय कंट्रोवर्शियल इशू था और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इवन ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, उसी समय शायद, कि ग्रोथ रेट ऑफ बिहार बताया उसमें कि इंडिया से ज़्यादा है ना। तो अभी सिंपल से क्या पूछ रहा है कि डिस्क्राइब सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्रोग्रेस। तो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन बता दो, ग्रोथ तो हुआ है ना, अब बता दो कि एग्रीकल्चर में कितना ग्रोथ हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ, है ना, इन उसमें सर्विस सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ। तो ये सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्रोग्रेस बता दो आप, थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे के डाटा से, बस इतना से एक्सप्लेन करना था। फिर एक बार 64 में थोड़ा सा डब्ल्यूटीओ के बारे में पूछा है ना, ये एक बार ही पूछा है डब्ल्यूटीओ के बारे में, बट अगेन अगर कोई जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जैसे डब्ल्यूटीओ हो गई या यूनाइटेड नेशंस, इकोसॉक हो गया, है ना, जो भी इकोनॉमी और इससे रिलेटेड है, तो जब भी हम इकोनॉमी में या किसी पॉलिटी में, जब भी हम इंटरनेशनल सिस्टम्स के जो ये मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन के सिस्टम्स हैं, जब इनके बारे में कभी कोई चीज़ पढ़े ना, तो उसको बहुत सिंसियरली पढ़ें, है ना, कि डब्ल्यूटीओ से अगर इंडिया का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे डब्ल्यूटीओ का भी मीटिंग हुई थी 1-2 महीने पहले, ठीक है, उसमें क्या क्या आउटकम्स निकले, क्या क्या किस बारे में चर्चा हुई, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना, मतलब लाइक दैट विल एनरिच योर कंटेंट एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। ठीक है, तो वो कभी भी पूछ सकता है, प्रीलिम्स में, मेंस में भी। तो हमको टारगेट करना है कोई भी फालतू छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स नहीं, हमको बस यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, है ना, जो जिनका ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम में रोल है ना, आई रीड ओनली दोज थिंग्स। सिमिलरली फिर, है ना, एक उसके बाद देखते हैं इसमें क्या पूछा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार, है ना, प्रेजेंट पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार कंपेयर विद इंडिया, है ना, 67 में पूछा, बहुत दूर नहीं है। कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस वही पूछ रहा है ना, बैकवर्डनेस क्यों है ना, कंपेयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ग्रोथ यहाँ पर पूछा ना कि ग्रोथ अगर बताओ, ग्रोथ रेट बिहार की ज़्यादा है तो क्यों है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बिहार कंपेयर इंडिया से करिए आप, है ना, रिसेंट स्टेप्स क्या क्या लिया है बिहार ने, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो जो करंट अफेयर्स हैं, जो मोटे मोटे मुद्दे हैं, ये आपको प्रिपेयर करने हैं। मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार, देखो ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था ना कि मिनरल क्या है ना, मेजर मिनरल्स इंडिया बिहार, है ना, तो जहाँ जहाँ भी पढ़ो, है ना, इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी पढ़ो तो वहाँ आपको बिहार के कंटेक्स में पढ़ना है ना। ज्योग्राफी में मान लो आप मिनरल्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप मिनरल्स वाला चैप्टर कहाँ से पढ़ लोगे, बिहार की बुक से, जो भी पढ़ लो ना, क्राउन पढ़ लो, केबीसी पढ़ लो, या कोई भी कोचिंग का मटेरियल पढ़ लो, आई डोंट नो विच मटेरियल यू आर रेफरिंग। तो जहाँ से भी पढ़ लें तो हम पैरेलली उस चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे, ताकि उनको बेटर सेंस बनता चला जाए कि ना इंडिया का पढ़ लिया, अब बिहार स्पेसिफिक ये चीज़ें कर ली, तो ये इंटीग्रेटेड वे में भी आप प्रिपेयर कर सकते हो ना मेंस के नोट्स। तो अगेन नेम्स बता दो, पॉकेट्स बता दो, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस इन बिहार इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेम रिपीटेड क्वेश्चन। सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, शॉर्ट नोट्स लिख दीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए चैप्टर, है ना, एनसीईआरटी की किताब दिखाता हूँ मैं, इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 9, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लियरली दिया हुआ है, और इतना इतना पेज काफ़ी है ना, 10 पेज काफ़ी है आपको चीज़ें समझाने के लिए, और आप लिख सकते हो ना बेसिकली एक ढंग का आंसर, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट हाउ मेजर्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे मेजर करते हैं, सात निश्चय क्या है ना, जब ये सात निश्चय लॉन्च किया गया होगा तब ये पूछा गया था क्वेश्चन। गवर्नमेंट का क्या क्या प्लान है सात निश्चय को अचीव करने के लिए, ये बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है, सस्टेनेबल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हम इकोनॉमी तो हो गया, हम थोड़ा सा ज्योग्राफी में देख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबा हो रहा है क्या, बड़ा लंबा है, इसमें 1 घंटा लग जाएगा बताने में। सो एनीवेज मैंने यहाँ पर नोट कर दिया ना, मैं बेसिकली जल्दी जल्दी बता देता हूँ यहाँ पर, है ना, फिजियोग्राफी, ठीक है, फिजियोग्राफी अगेन फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो हमारा पेनिनसुलर इंडिया कैसे बना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक। डिवाइड इंडिया इंटू फिजिकल रीजन्स एंड डिस्क्राइब देम, इंडिया को फिजिकल रीजन्स, मैंने वही बताया कि नदी कहाँ है, पहाड़ कहाँ है ना, रेगिस्तान कहाँ पर है, पठार कहाँ पर हैं,
ठीक है, हिल्स कहाँ पर है, आइलैंड कहाँ पर है, बेसिकली उनका फिजियोग्राफिक डिवीजन बताना है। और ये कहाँ कहाँ पूछा गया, 43rd और 69th, अभी जो लास्ट वाला एग्जाम था। ठीक है, तो ये कोई अजूबा क्वेश्चन नहीं था। नेचुरल डिविजन्स इंडिया की बता दीजिए, है ना, अनइवन डेवलपमेंट में क्या रोल है। ठीक है, नेचुरल डिविजन्स जो इंडिया की हैं उसका अनइवन डेवलपमेंट में क्या रोल है ना। अब बिहार का नीचे है, साउथ पार्ट है, ऊपर क्या है, फ्लड आता है। ठीक है, अब वो क्या है, नेचुरल डिवीजन ही तो हो गया ना। अब वो नेचुरल डिवीजन के कारण क्या हो रहा है, अनइवन डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करिए। फिर एक बार क्या पूछा, ओरिजिन ऑफ हिमालयाज बेस्ड ऑन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यहाँ पूछा हुआ है, तो इसको बेसिकली प्रिपेयर कर लेना कि हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ। फिर एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ये एक थीम है ना। इंपॉर्टेंट ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन बिहार। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का में कितना डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में है, क्यों है, कैसे है, ये थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। ट्रेंड्स इन इंडियन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या ट्रेंड है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये तो दिस इज अगेन गिवन इन एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी आप देखोगे ना, इसमें नहीं तो शायद एग्रीकल्चर। ठीक है, ये वाले चैप्टर्स में आप देखोगे ना, तो इसमें आपको ट्रेंड व्रेंड मिल जाएगा। ये देखो, ये हर 1950 से लेकर 1990 के बीच में क्या ट्रेंड रहा, है ना, उसके बाद क्या ट्रेंड रहा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी बेसिक। और नहीं तो जो भी स्टैंडर्ड आप बुक पढ़ोगे ना, तो उसमें एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ आपको ट्रेंड और ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो बेसिकली आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर एक बार क्या पूछा, ट्रेंड इन इंडियन एग्रीकल्चर, रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। एक तो आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा, एक तो पूछा लिबरलाइजेशन के बाद, मतलब 1990s के बाद, है ना, उसके बाद एग्रीकल्चर में क्या ट्रेंड रहा है। ठीक है, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पूछा है ना, कि ग्रीन रेवोल्यूशन तो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज किया है बट क्रिएटेड मेनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल के साथ बताइए, पानी कैसे खराब हुआ आपका, सॉइल कैसे खराब हुआ आपका, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में एग्जाम्पल के साथ आप सब्सटेंशिएट करेंगे। फिर एक बार क्या पूछा है, चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन मानसून, है ना, मानसून पे अगेन, कि चेंज मानसून का नेचर चेंज हो रहा है, तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया और बिहार पे कैसे है ना। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया का क्या सिस्टम है ना, उसको डिस्क्राइब करो ना, कि इंडिया में एग्रीकल्चर मार्केटिंग का क्या सिस्टम है, उसके वीकनेसेस क्या क्या हैं, उसके मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, फिर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एंड इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का क्या ट्रेंड रहा है ना। अगेन जब ये कृषि रोड मैप पढ़ोगे ना आप 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपको ये प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के बारे में खूब सारा डाटा फैक्ट मिल जाएगा। ये अगेन क्राउन में दिया हुआ है, क्राउन में नहीं भी दिया होगा तो ये आपको उसमें मिल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे में लेटेस्ट वाली चीज़ें तो मिल ही जाएंगी। तो यहाँ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का ट्रेंड बता दो। सजेस्ट मेजर्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी प्लस एग्रीकल्चरल इनकम, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे की जाए, है ना, पर हेक्टेयर आपका क्रॉप यील्ड ज़्यादा कैसे हो, इसके मेजर्स बताओ, है ना, प्लस एग्रीकल्चरल इनकम कैसे बढ़ाई जाए, फार्मर्स इनकम कैसे बढ़ाई जाए, इसके मेथड्स बताओ आप, कि आप मिक्स्ड फार्मिंग करवाना चाह रहे हो, है ना, कि आप ये सेकेंडरी फार्मिंग करवाना चाह रहे हो, है ना। बहुत बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम फार्म इनकम को बढ़ा सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स पॉलिसीज़ हैं जिसमें ये सारी सुविधाएं हैं। तो अगेन ये एक जगह से नहीं आप सॉल्व कर सकते ना। आपको बेसिकली एक बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी तब मिल पाएगी जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा है ना। ऑफ कोर्स आई हैव टॉक टू मेनी स्टूडेंट्स इन बीपीएससी जो नहीं पढ़ते हैं, स्पेशली ज्योग्राफी और इकोनॉमिक की एनसीईआरटी। सो माय रिक्वेस्ट विल बी टू पहले, है ना, एक बार पढ़ ले, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, जिनको सब कुछ पता है, दे कैन रीड सम स्टैंडर्ड बुक्स और मे बी नोट्स और गूगल सर्च। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, जिनको प्रीलिम्स भी क्लियर करना है इस बार, दे शुड फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन एनसीईआरटी कवरेज राइट नाउ, है ना, क्योंकि हमारे पास 4 महीना बचा है आज की डेट से लगभग। इस 4 महीने में आप एनसीईआरटी कवर करके अच्छे से अगर कमांड ले लेते हो, तो यू विल बी वेरी सेफ इन प्रीलिम्स एंड एटलीस्ट योर फाउंडेशन विल बी डेवलप फॉर मेंस, है ना। और जितने भी मेजर थीम्स हैं दैट यू कैन प्रिपेयर, जो बच जाता है वी कैन सी आफ्टर प्रीलिम्स। अगेन देखो 63rd में क्या पूछा है, मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सजेशन टू ओवरकम देम, डिस्कस मेजर प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो सिंपल सी कि इंडियन एग्रीकल्चर है, उसके प्रॉब्लम्स बता दो, है ना, उसके ओवरकम करने के मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे ओवरकम किया जाए, इनके सजेशन बता दो, है ना। डिस्कस मेजर प्रॉब्लम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, फिर 64th में क्या पूछा, नीड फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है इंडिया में। ठीक है, 64th एनएफएसए 2013 के आसपास, है ना।
तो नीड फॉर फूड सिक्योरिटी, नीड है फूड सिक्योरिटी, उस समय चर्चा बहुत चल रही थी। 64 का जब एग्ज़ाम था मेरे को याद है, ये है करीब 2018-19 की बात, 18-19 की बात है ना 64। तो उस समय इलेक्शन ईयर था, फूड सिक्योरिटी की बात काफ़ी चल रही थी, ठीक है। फिर माइनर टॉपिक्स क्या, सॉइल से कुछ ज़्यादा ही पूछा है ना, सॉइल इरोजन, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉइल रीजन, सॉइल यूटिलिटी, मेजर क्रॉप्स, है ना, सॉइल पे फोकस है। फिर फॉरेस्ट कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ना मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड बिहार, उसका डेवलपमेंट में क्या रोल है। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, है ना, इकोनॉमिक एंगल से। ये मेजर मेजर टॉपिक्स हैं जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी में आज तक के बीपीएससी के हिस्ट्री में पूछे गए हैं, है ना। हमने ये देखा कि अभी के रीसेंट 2 पेपर को देख के हमको ये समझ में आया कि थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड भी चीज़ें हो रही है ना यहाँ पर। ये जो हमने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा रिपीटिशन है, लेकिन थीम मोस्ट ऑफ द चीज़ें सेम है ना। अगर अगर मुझे कोई बोल दे कि आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, तो मैं उसको बोलूँगा कि पहले आप अगर ज्योग्राफी कर रहे हो तो आप इन चीज़ों पे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे फोकस करो, डेमोग्राफी पे फोकस करो, स्किल पे फोकस करो, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप को देखो, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखो, SC ST के इश्यूज देखो, है ना, क्या है, मतलब इस तरीके की जो भी थीम्स हमारे ऊपर वो समझ में आई हैं, हम उनको पहले या उन पे ज़्यादा फोकस रखते हुए प्रिपेयर करेंगे, rather देन कि ये नदी कहाँ है, वो पहाड़ कहाँ है ना। ये सब चीज़ें हम स्किप कर देंगे बीपीएससी के लिए। यूपीएससी में भले ही पूछा जा सकता है ना, लेकिन यहाँ पर अभी इतना स्कोप नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमको मेजरली जो कोर थीम्स हैं उनको प्रिपेयर करना है, साथ में करंट अफेयर्स में जो जो इम्पोर्टेंट मुद्दे चल रहे हैं उनको प्रिपेयर करना है। क्लियर, ठीक है। तो एक बार ये समझ गए हम, अब इसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ समझ लेते हैं जल्दी से कि सोर्सेज क्या क्या है। तो एनसीईआरटी के सोर्सेज देखो, ये सारे एनसीईआरटी के सोर्सेज हैं। एटलीस्ट इसकी डिजिटल कॉपी तो आप सब, है ना, एटलीस्ट जो मतलब 11th से तो पढ़ना ही है ना, 11th 12th, ये 4 किताबें तो पढ़नी है कंपलसरी। बट अगर आपको, है ना, अगर ये चैप्टर्स, ये किताबें भी अगर आप ऑनलाइन अपने पास रख लेते हो, तो कुछ कुछ टॉपिक्स है जैसे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पर, है ना, कुछ कुछ चैप्टर्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। यहाँ पर आर एनवायरनमेंट में कुछ चैप्टर्स अच्छे मिल जाएंगे, और मैं लिटरली बताऊँ कि यहाँ से आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं ना। आई विल शो यू, प्रीलिम्स का एनालिसिस भी मैंने कर रखा था, बट है ना काफ़ी टाइम लग रहा है, तो विल शेड्यूल इट सम अदर टाइम। तो ये एटलीस्ट अपने पास वो रखो सॉफ्ट कॉपी, और इनकी तो हार्ड कॉपी रख लो अगर हार्ड कॉपी से पढ़ रहे हो, वरना सॉफ्ट कॉपी से पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं। सो सो ये है उसकी एनसीईआरटी, ये है आपके इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, दीज टू आर मस्ट ना। 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 12th की, सॉरी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये क्लास 12th की क्या करनी है, मैक्रो इकोनॉमी वाली बुक पढ़नी है, ठीक है? ये और ये दीज टू आर मस्ट, ठीक है। इन दोनों को अपने पास रख लेना, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, मे बी यू कैन रीड। बाकी कोचिंग के मटेरियल और बुक्स की बात करें तो ना, इंडियन इकोनॉमी बाय विवेक सिंह, दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, ठीक है। मृणाल के जो हैंडआउट्स आते हैं ये 1200 पन्ने के हैं, ठीक है। बट इसको कैसे यूज़ करना है आई टेल यू, है ना, जो बाकी लोग हैं मेंटरशिप में, आई एक्सप्लेन देम, ठीक है। इसको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना, इसमें जो सिलेक्टिव सोर्सेज हैं, सेलेक्टेड आपके जो टॉपिक्स हैं उसको आप सर्च कर सकते हो ना। हर एक पीडीएफ के आगे इंडेक्स दिया रहता है, वहाँ पर जैसे आप पॉपुलेशन पढ़ रहे हो तो आप पॉपुलेशन वाला हैंड आउट सीधे उठाओगे, है ना। मतलब जो भी है पीडीएफ, हैंड आउट तो मत ही, प्रिंट आउट तो मत ही करवाना, 1200 पेज का प्रिंट आउट कोई सेंस नहीं बनेगा। कीप द पीडीएफ। पॉपुलेशन पढ़ रहे हो तो इसमें पॉपुलेशन वाली जगह पे जाओ, पॉपुलेशन में जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको एक बार रीड आउट कर लो। इस तरीके से मोनाल को यूज़ करना है ना। इकोनॉमी बाय विवेक सिंह, ये तो स्टैंडर्ड बुक है, तो इसमें आप देख सकते हो ना बेसिक चीज़ें। PMFIS की बुक है ना, इट्स अ वेरी गुड ज्योग्राफी नोट्स, है ना। ज्योग्राफी की वो थोड़ा सा और डिटेल में है ना, अगर एनसीईआरटी में प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ को समझने में, तो यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर नोट्स, दिस इज अगेन फ्रीली अवेलेबल PDF। क्राउन बिहार, एक बिहार के लिए स्पेसिफिक मतलब स्टैंडर्ड बुक मान के चलते हैं, वो यूज़ करेंगे। शून्य आयस की बुक है ना, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी वाला सेक्शन जो मेंस का उनका बुकलेट आता है, दैट दिस इज ऑल्सो फ्रीली अवेलेबल। और एक एटलस और मैप हमेशा अपने पास रखेंगे, है ना, बिकॉज लोकेशन मैप करना, इन सब चीज़ों को करोगे आप तो आपके प्रीलिम्स में भी बहुत फ़ायदा होगा। प्रीलिम्स से फ़ायदा क्या होगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन। जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है, बिहार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का बजट, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। PT 365, विजन का PT 365 अभी जो आया है, इसका इकोनॉमी वाला एक सेक्शन आप, है ना, उसको स्किम कर लोगे, उसमें से एग्रीकल्चर वाला पार्ट उठा के देख लोगे, इकोनॉमी वाला पार्ट उठा के देख लोगे। अगर आपको इन थीम से रिलेटेड कुछ भी मिल रहा है, फैक्ट डाटा, तो यू कैन
रीड दैट। अभी अभी तो रीड कर सकते हो, बाकी मे बी बाद में जब आपको थोड़ा सा सेंस बनने लग जाए कि क्या डाटा निकालना है क्या नहीं निकालना, तो यू कैन मेक नोट्स ऑफ दैट। तो अभी के रेफरेंस के लिए PT 365 अगर यूज़ करोगे तो लास्ट के 1-1.5 साल का जो मोटा मोटा इशू है ना, एग्रीकल्चर का या पॉपुलेशन का, इस तरह के जो इकोनॉमी के इश्यूज हैं या स्कीम्स हैं, कोई बड़ी स्कीम्स हैं, उनके बारे में आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। मीन्स 365 अगेन यू कैन रीड दिस। और एक मंथली मैगजीन जो भी फॉलो करते हो, कुछ लोग विजन कर रहे हैं, आई सजेस्ट फोरम आयस की फैक्टली, ठीक है। एक एडिटोरियल डिस्कशन ओनली आयस का जो मैं सबको बोलता हूँ, है ना, इसमें भी कई बार इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस होते हैं, सो यू कैन गेट इन टच विद दैट ऑल्सो। बाकी एक्सटेंसिव गूगल, AI, ChatGPT, जेमिनी, बिंग, है ना, जो भी यूज़ करते हो या जो भी चीज़ सिखाई है मैंने, उनको यूज़ करके यू कैन मेक सम, यू कैन एक्चुअली फिल द गैप्स, है ना। अब अप्रोच, माइंडसेट एंड कंटेंट कंसोलिडेशन, ठीक है। अब इस चीज़ को मैंने मतलब ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है बीच बीच में ना, कि कैसे कंटेंट कंसोलिडेट करना है। प्लानिंग वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो प्लानिंग को पहले पूरा ढंग से पढ़ेंगे। एक तो अप्रोच ये है, जिन्होंने काफ़ी बार मेंस लिख रखा है, जो पहली बार लिख रहे हैं, है ना, जो पहली बार लिख रहे हैं, जो जो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है, उनके लिए मैं मतलब सीधे बोलूँगा कि आप पहले NCERTs को कवर करो एंड देन यू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर नोट मेकिंग फॉर मेंस। तो पहले आप NCERT को प्रॉपरली सीक्वेंस में कवर करो, ठीक है। सीक्वेंस में नहीं तो एटलीस्ट 11th की जो इकोनॉमी वाली बुक है उसको ढंग से पढ़ लो, ज्योग्राफी की 11th-12th की बुक है उसको ढंग से पढ़ लो, है ना। दीज थिंग्स आर बेर मिनिमम जो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को जो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा सब्जेक्ट में है क्या एक्चुअली, है ना। यू विल बी एबल टू डेवलप सम इंटरलिंकेज। उसके बाद सेकंड राउंड में विल सी दिस कंटेंट कंसोलिडेशन फॉर फ्रेशर्स, और जिनको जो जो ऑलरेडी पहले से मेंस या प्रीलिम्स कई बार दे चुके हैं, वो अपना ये पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन को फॉलो कर लें एंड देन यू कैन मेक नोट्स, ठीक है। सो मिनी टेस्ट जो हम रखेंगे, इसका फॉर्मेट होगा, इसका ट्रैकर में आई विल बी अपडेटिंग, है ना, सारे टॉपिक्स और शेड्यूल में अपडेट कर दूंगा, जिन्होंने एडमिशन ले रखा है मेंटरशिप में, उनका पर्सनलाइज ट्रैकर क्रिएट कर दूंगा मैं आज रात तक, ठीक है। 5 शॉर्ट आंसर्स रहेंगे, है ना, कवरिंग ऑल द मेजर स्टैटिक PYQ थीम्स, जो ऊपर हमने जितनी भी थीम्स देखी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया है, उस पर 5 शॉर्ट 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 आंसर हैं, ताकि आपके सारे थीम्स का कवरेज हो जाए और मैं आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक कर लूँ, आंसर राइटिंग आप सीख जाओ थोड़ा बहुत, है ना। बाकी ये सेक्शन ऐसा है कि, है ना, दिस दिस इज़ अ वेरी डेवलपिंग सेक्शन, वेरी डायनामिक सेक्शन। तो एक बार में आपके पास मैं बहुत ज़्यादा लोड दे दूँ तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। सो विल टारगेट मेजर स्टैटिक PYQ थीम्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, उस पर 5 शॉर्ट आंसर्स रहेंगे। लॉन्ग आंसर अभी हम नहीं रखेंगे, क्योंकि लॉन्ग में हम देख रहे हैं ऊपर रैंडमनेस है ना, कुछ भी पूछ रहा है BPSC। तो फर्स्ट विल कंप्लीट दोज पर्टिकुलर टारगेटेड सेक्शंस जो हमको पहले से पता है कि हाँ इसको टारगेट करना है, तो हम उस पर अपनी कमांड ले लेंगे इस समय, ठीक है। देन विल सी जो जो करंट अफेयर्स के जो छोटे मोटे इश्यूज हैं, आई विल बी टेलिंग दोज थिंग्स, एंड उसको हम लेटर पार्ट में भी कर सकते हैं कवर, है ना। वो मुश्किल से 10-12 चीज़ें रहती हैं दैट कैन बी डन आफ्टर प्रीलिम्स, जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये अब किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कुछ भी। किसी को कोई डाउट है कहीं पे? माइक्रोफोन ऑन कर लो सब अपना, अनम्यूट कर लो। हेलो, हेलो, जी सर। को कोई डाउट है अभी? जो जो बाकी मेंटरशिप, नहीं सर, अभी तो नहीं। जैसा PDF शेयर कर दीजिएगा। हाँ ये PDF मैं अभी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। बाकी सेशन क्लोज करें, गर्मी काफ़ी हो गई है ना। यस सर। फैन भी ऑफ कर रखा है मैंने तो, ठीक है, आवाज़ के चक्कर। हम्म, ठीक है, रखते हैं। कोई और डाउट हो तुम लोग को तो विल सी, है ना। इकोनॉमी वाला अपना पढ़ना शुरू कर दो, जो भी मेंटरशिप में है वो लोग पढ़ना शुरू करते हैं अपना NCERT सीक्वेंस में। जिसको पर्सनली कोई समझ में नहीं आ रहा
दे कैन आस्क, है ना। ये वाला PDF मैं अभी थोड़ी देर बाद शेयर कर देता हूँ। ओके सर, ठीक है ना। थैंक यू